नमस्कार, मैं आकाश मौर्य। मैं अपना परिचय दे दूं। मैंने ग्रेजुएशन हिंदी, सोशियोलॉजी, संस्कृत और पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी विषय से किया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और 3 बार मैंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के बहुत चर्चित विषय हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में बहुत विस्तृत और बहुत गहरा विषय है। इतिहास, लेखन की परंपरा और पूरे इतिहास को समझना यूँ तो कुछ मिनटों की क्लास में संभव नहीं है, फिर भी तथ्यगत विषयों पर, तथ्यगत टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इतिहास क्या होता है? इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के विकास की जब क्रमबद्ध तरीके से विवेचना की जाती है तो इतिहास होता है। साहित्य का इतिहास उस इतिहास से थोड़ा सा अलग है। साहित्य के इतिहास में चूँकि साहित्यकार सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समय समय पर समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और उस परिवर्तन का प्रभाव इतिहास साहित्यकार पर भी पड़ता है। और जब उस परिवर्तन का प्रभाव साहित्यकार पर पड़ता है तो उस प्रभाव की खोज करना, उस प्रभाव का प्रभाव देखना हिंदी साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यही प्रभाव ढूंढा जाता है कि किस पद्धति पर, किस प्रक्रिया पर वो चीज़ें बदल रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मानव विकास का क्रमबद्ध विवेचन, ये हमारा इतिहास कहलाता है। इन्हीं परिवर्तनों का साहित्य में खोज करना, साहित्य में खोज करना हिंदी साहित्य का कार्य क्षेत्र है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या होता है और हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। अब हम इस इतिहास को समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला हमारा बिंदु होगा, जिस आधार पर हम इतिहास को समझेंगे, वो पहला आधार है इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है। दूसरा बिंदु है जिस पे हम इस विषय को समझेंगे कि काल विभाजन किस तरह से किया गया, या काल विभाजन की समस्या क्या रही है। तीसरा बिंदु रहेगा हमारा नामकरण की समस्या, या नामकरण किस आधार पर किया जाए। बड़ी विचित्र बात है कि सबसे पहला जो प्रयास होता है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का, वो एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द ताशी के द्वारा होता है। एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द ताशी 1839 ईस्वी में इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी के नाम से
ये अपनी किताब लिखते हैं। ये इतिहास ग्रंथ कम, उस समय के कवियों का विवरण ज़्यादा था। जो दूसरा प्रयास होता है वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा होता है। दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर के द्वारा होता है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से अपनी पुस्तक 1883 ईस्वी में प्रकाशित की। और इसमें अनेकों कवियों का वर्णन इन्होंने किया है, लगभग 900 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन जैसा कि एक इतिहास के किताब में होना चाहिए, साहित्य के इतिहास की किताब में होना चाहिए, वो बात इसमें भी नहीं पाई जाती। जो अगला प्रमुख प्रयास इसके बाद होता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस किताब की महत्ता इस बात में है कि सर्वप्रथम इस इतिहास का विभाजन किया गया। मतलब कि हमारा जो हिंदी भाषा है, उसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। हम कह सकते हैं कि 1000 के पास हिंदी भाषा बीज के रूप में मिलने लगती है, उसके नन्हे पौधे खिलने लगते हैं सन 1000 के आसपास। तो इस 1000 से लेकर अब तक 2025 तक का जो ये समय है, मतलब 1000 के बीच का जो समय है, उसका विभाजन करने का प्रयास सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में करते हैं। और इसके काल विभाजन, इसके अध्याय विभाजन पर यूजीसी नेट में, टीजीटी में भी और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में भी प्रश्न आया था। जैसे एक बार प्रश्न आया था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में नहीं है। तो इन्होंने 12 अध्यायों में इस पूरे पुस्तक को विभाजित किया है। और मैं पूरे अध्यायों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपको इतिहास समझना है। पहला जो विभाजन ये करते हैं, पहला विभाजन ये चारण काव्य नाम से करते हैं। और इसका समय इन्होंने रखा 700 से लेकर 1400 ईस्वी तक का। तो हम देख रहे हैं कि प्रयास पहला है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं है कि क्यों 700 से ले रहे हैं और क्यों 1400 तक जा रहे हैं। फिर आगे जो विभाजन इन्होंने किया उसमें भी वो स्पष्ट कारण नहीं बता पाए, जो एक इतिहास के ग्रंथ में होनी चाहिए। इसके बाद मिश्र बंधुओं द्वारा 1913 में एक बहुत विस्तृत प्रयास किया गया। इस पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। लगभग 3000 पृष्ठ की ये किताब, 3000 कवियों का इसमें शामिल किया गया है। मिश्र बंधु विनोद। और इन्होंने जो अध्याय विभाजन किया वो प्रारंभिक काल के नाम से अध्याय विभाजन इन्होंने अपना किया है। लेकिन फिर भी इतिहास की किताब में, साहित्य के इतिहास की किताब में जो कार्यकारण संबंध बताते हुए बताना होता है कि आप क्यों प्रारंभिक काल कह रहे हैं
और कहाँ तक इसकी समय रेखा को ले जा रहे हैं, वो बात इनमें भी नहीं पाई जाती है। सबसे विशिष्ट और सबसे वैज्ञानिक प्रयास हमारे हिंदी साहित्य के महान विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा होता है, और ये प्रयास सन 1929 में ये करते हैं और अपनी एक पुस्तक छपवाते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक वो अपने विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट में तैयार कर रहे थे, और इस किताब की जो भूमिका थी, हिंदी शब्द सागर, इसका नाम था हिंदी शब्द सागर, और इससे पिछले ही वर्ष प्रश्न आया था कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के आधार पर कौन सा साहित्य ग्रंथ लिखा गया। टीजीटी में भी, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। इस किताब की सबसे जो विशिष्ट बात यह है कि इन्होंने स्पष्ट काल विभाजन किया, स्पष्ट काल विभाजन किया, स्पष्ट काल विभाजन किया और कालगत प्रवृत्तियों का ध्यान रखा। दूसरी विशेषता, कालगत प्रवृत्तियों का ध्यान रखा। कालगत प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? कालगत प्रवृत्तियाँ ये होती हैं, जैसे हम लोगों को 1000 ईस्वी का समय समझना है, तो इस समय को समझने के लिए उस तत्कालीन समय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन सभी पहलुओं पर उस समय को समझना होगा। तब हम जान पाएंगे कि उस समय की प्रवृत्तियाँ क्या थी। जैसे जो 1000 ईस्वी का समय है वो युद्ध का समय है, युद्ध का समय है, और ऐसे युद्ध के समय में जो सबसे प्रमुख बात निकल के आएगी वो वीरता की बात होगी। किसी भी समय अगर युद्ध होता है तो वीरता की बात प्रमुख है। तो इस वीरता के आधार पर इन्होंने कहा कि ये वीर गाथा काल होगा। पहला जो ये अपना विभाजन करते हैं, वो विभाजन करते हैं 1050 से 1375 तक। तो अभी तक जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसके पहले कोई 700 से मान रहा है, कोई 900 से मान रहा है, लेकिन ये 1050 से मान रहे हैं। और इसका वो कारण भी देते हैं कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, वो सबसे पहले वल्लभी संप्रदाय की एक शिलालेख में पाई जाती है जो श्रीवस्ती में स्थित है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास ग्रंथ में ये जरूर होना चाहिए कि आपको वो तथ्य प्रमाणित करने पड़ेंगे, तथ्य की प्रामाणिकता होनी चाहिए, तथ्य की प्रामाणिकता होनी चाहिए, और उनके तथ्यों के बीच कार्य कारण संबंध होना चाहिए। और ये इस ग्रंथ की वैज्ञानिकता को बताता है कि जब तथ्य भी प्रमाणित हैं और किस कारण से क्या कार्य हो रहा है ये भी प्रमाणित है, तब हम कह सकते हैं कि ये इतिहास ग्रंथ जो है वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया। तो ये भी प्रश्न आता है कि जो सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया वो आचार्य शुक्ल जी का है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आगे प्रयास नहीं हुए। डॉक्टर नगेंद्र, उन प्रयासों में डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी ऐसे कई सारे प्रयास हुए। महिला अध्यापिकाओं ने भी इसमें अपना योगदान दिया और इस इतिहास लेखन की परंपरा को संपन्न किया। लेकिन जो आधार बना जिससे कोई बच नहीं पाया, एक नाम बच्चन सिंह का आता है जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते हैं, और एक राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का आता है जो हिंदी साहित्य संवेदना का विकास लिखते हैं। लेकिन जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सभी ग्रंथ शुक्ल जी की बात को या उनके कारण जो उन्होंने कालगत विशेषताएं बताई उनसे बच के कोई नहीं निकल पाया।
तो ये इतिहास लेखन की परंपरा रही। आगे हम बात करते हैं काल विभाजन पर। तो जैसे हमारे जीवन में या हमारे दैनिक जीवन में हम अपने काल का विभाजन करते हैं, अपने समय का विभाजन करते हैं, वैसे हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष का विभाजन करने का प्रयास किया गया। और जो सबसे पहला प्रयास होता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन की बुक में होता है, जिसका नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान था। वो पहले जिक्र हो चुका है। मैं फिर जिक्र करूँगा शुक्ल जी का, जो ये पहला विभाजन करते हैं 1050 से 1375 तक और 1375 से 1700 तक और 1700 से 1900 तक इनका ये काल विभाजन रहा। और काल विभाजन के आधार पर इन्होंने नामकरण भी किया। तो किसी भी काल का विभाजन उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर ही होना चाहिए। तो काल विभाजन की समस्या उतनी नहीं रही। इसमें एक बस ये रहा कि किस बिंदु से हम माने कि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत हो जाती है या हिंदी भाषा की शुरुआत हो जाती है। तो जैसा कि कहा जाता है साहित्य में कि भाषा का आप एक बिंदु से अलगाव नहीं कर सकते। भाषा एक नदी के बहते हुए नदी की धारा के समान है, जिसमें एक जल दूसरे एक प्रवाह के बाद दूसरा प्रवाह आप पकड़ नहीं सकते हैं, उसी में घुल मिल जाता है। तो इसीलिए काल विभाजन की जो शुरुआत की जो समस्या रही वो आज भी मौजूद है। कोई कहता है कि 900 के पहले शुरू होता है, जिसमें सिद्ध, नाथ, अन्य परंपराएं जो चली आ रही थीं वो वहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। कोई 1050 से लेता है, कोई 1100 के आसपास से लेता है, लेकिन शुक्ल जी का ही सर्वमान्य हुआ है, क्योंकि इसका आधार वो प्रमाणिक तौर पर दे पाए हैं। अब आते हैं नामकरण पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की समस्या सबसे प्रमुख रही है। किस आधार पर नाम रखा जाए? किसी का भी जब हम नामकरण करते हैं, जब अपने घर में भी किसी का हम नाम रखते हैं, तो हम उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं। जैसे कोई छोटा है तो उसका छोटे नाम रख दिया, कोई गोल है तो उसका नाम गोलू रख दिया, मतलब उसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। तो ठीक इसी तरह जब आचार्य शुक्ल इस 1000 वर्ष के इतिहास को विभाजित करके नाम रख रहे थे, तो उन्होंने विशेषताओं का ध्यान रखा। और सबसे पहली जो विशेषता उनको नज़र आई वो वीरता की विशेषता थी। और इसीलिए अपने पहले ही काल विभाजन का नामकरण वो वीरगाथा काल कहकर करते हैं। वीरगाथा काल कहकर करते हैं। वीरगाथा काल कहने के उन्होंने फैक्ट भी रखा कि 12 ग्रंथों का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें पृथ्वीराज रासो सबसे महत्वपूर्ण है। उन 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने यह प्रमाणित किया कि ये समय जो था वो वीरता का समय था। सभी ग्रंथों में वीरता की बातें हो रही हैं। वीरता का जो भाव है वो अपने चरम पर है। इसलिए इन्होंने कहा कि इस काल का नाम वीरगाथा काल होना चाहिए। ठीक भी है। अगले अपने विभाजन में उन्होंने 1375 से 1700 का समय लिया और नाम रखा भक्तिकाल। भक्तिकाल नाम रखने के पीछे भी उनको एक आंदोलन दिखाई देता है। उस आंदोलन में तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, मीराबाई, नानक अनेक महान भक्त दिखाई पड़ते हैं। और सब देखने के बाद वो कहते हैं कि ये जो समय है वो भक्ति का समय है और नाम रखते हैं भक्तिकाल। अगला जो विभाजन वो करते हैं 1375 तक 1700 तक, वो कहते हैं कि मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने से भोग विलास की प्रवृत्ति पूरे समाज में व्याप्त हो गई थी। और यही भोग विलास की को पहचान कर उन्होंने दरबारी कवियों का नाम लिया और बताया कि ये कवि इस दरबार में रहते थे। और इस काल का नाम उन्होंने दिया रीतिकाल। एक रीति मतलब परंपरा या मार्ग, एक तय परंपरा पर, तय मार्ग पर वो चलते जा रहे थे।
लेकिन उपनिवेशवाद के आने के बाद वो बदलाव दिखाई देता है, एक चेतना की चिंगारी दिखाई देती है और उस चिंगारी को आचार्य शुक्ल भली भांति पहचानते हैं और इस युग को वो नाम देते हैं आधुनिक युग। आधुनिक युग या काल कहिए, एक ही बात है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि काल विभाजन के साथ साथ नामकरण में वो उस समय की विशेषताओं का ध्यान रख रहे हैं। तो जो सबसे बाकी तीनों को जस का तस स्वीकार कर लिया गया, सिर्फ वीरगाथा काल पर विद्वानों ने सवाल उठाए। वीरगाथा काल को लेकर विद्वानों ने सवाल उठाया है कि युद्ध तो 1000 साल के पहले भी मौजूद था और होते रहे थे और 1000 के बाद भी निरंतर जारी हैं, जैसा कि आज भी हो रहा है। तो फिर क्या हम ये मान सकते हैं कि एक युग की विशेषता रही है वीरता? तो इस आधार पर राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अलग अलग इसका नाम सुझाया है। तो जो सबसे पहला नाम हम लेते हैं वो लेते हैं राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा दिया हुआ नाम। उन्होंने नाम रखा सिद्ध सामंत काल। इस आदिकाल का नामकरण उन्होंने किया सिद्ध सामंत काल। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वीरता का समय नहीं है, ये सिद्धों का समय है और सामंतों का समय है। तो ये कहते हैं कि पूरा समय सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाए। तो चूँकि साहित्य की, जब हम साहित्य का नामकरण कर रहे हैं तो उसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों का ध्यान रखना है, न कि सामाजिक प्रवृत्तियों का। तो इसलिए नाम भी अस्वीकार कर दिया गया। अगला जो नामकरण किया गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया। इन्होंने नाम रखा बीज वपन काल। बीज वपन काल। बीज वपन नाम बहुत ही सतही तरह का लगता है कि कह रहे हैं कि न कोई प्रवृत्ति दिखाई देती है, न वीरता की बात है, न सिद्धों की बात है, न सामंतों की बात है। ये कहते हैं साहित्य का उद्भव हो रहा है, बीज पड़ रहे हैं, बीज अंकुरित हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो बीज का अंकुर इन्होंने माना। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन सभी लोगों से असहमत होते हैं। द्विवेदी जी असहमत होते हैं। क्यों? कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसी समय से हमारे साहित्य का उद्भव होता है। हमारी साहित्य की परंपरा लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य से चलती आ रही थी और उसमें ये स्वाभाविक विकास होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस काल का नामकरण आदिकाल कहकर कहते हैं, क्योंकि कुछ भी परंपराहीन नहीं होता है। हम अपने जीवन को कभी कह सकते हैं कि हम परंपरा से छूटे हुए हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कुछ न कुछ संस्कार हमारे मौजूद ही रहते हैं जो विकसित हो जाते हैं तत्कालीन परिस्थितियों में। इसलिए इन्होंने नाम रखा आदिकाल, जो कि सर्वमान्य है। इसीलिए हम नाम जो जानते हैं कि इतिहास के काल का, उसको आदिकाल के नाम से जानते हैं। तो बाकी तीनों का विभाजन समान सभी लोगों ने स्वीकार किया। आधुनिक काल में फिर अलग अलग, जैसा कि इनकी सीमा थी शुक्ल जी की कि 1929 में इन्होंने लिख दिया था, तो 1929 के बाद का समय ये अपनी किताब में नहीं दर्ज कर पाए। फिर आगे के विद्वानों ने इसका स्पष्ट विवेचन किया है। तो मुझे पूरी तरह भरोसा है कि मैं अपनी बात कहने में सफल हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना इसे सीखते हैं। जो भी कमियां हैं मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।